मेजॉरिटी लोगों को जब आप एआई की बात करेंगे तो वो चैट जीपीटी पे आके उनकी एआई ख़त्म हो जाती है। बट एआई का मतलब ही यही है कि वो कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्टिव टूल हैं जो आपको रियल लाइफ में बेनिफिट दे सकते हैं, और उसको फिर आपको पर्सोनिफाई करना पड़ता है, उसके मुताबिक अपने मुताबिक क्या करना पड़ता है, ट्यून अप करना पड़ता है। अगर हमने लाइफ में कोई भी चीज़ को क्रैक डाउन करना है तो हमने कौन सी थिंकिंग अप्रोच यूज़ करनी है। जिस तरह हम ये बात करते हैं कि कोई भी हमने ज़िंदगी में डिसीजन लेना है तो वो हमारे कोर वैल्यूज़ और बिलीव्स की बात हो रही होती है। इसी तरह अगर आपने एनालिटिकली कोई डिसीजन लेना है तो वो कौन से ऐसे फ्रेमवर्क को आप लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे जो है वो आप बड़े आसानी से जो है ना वो प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटेड मैकेनिज़्म बनाया हुआ है आपकी बॉडी का कि कोई भी अगर स्टिमुलस आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एमरजेंसी एक ब्लॉक खुल जाएगा और आपका ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। बट जो बंदा, जो लीडर ये थिंकिंग अप्रोच को क्रैक कर लेगा वो अपने सारे डिसीजंस वो एक ही अप्रोच पे रख के करेगा। फॉर एग्जांपल, some of the leaders are very emotional, so they took that perspective. Some of the leaders are very analytical, they took that approach. The main thing between the design thinking and the traditional thinking approach is that the first step, यानी आप जो traditional thinking में जो last step करते हैं कि solution करने के बाद market में launch करते हैं, design thinking में reverse है। You will first go into the market and then you're gonna ask from them that what is the problem you are facing right now. And when that solution basically comes to you and you will basically implement it, automatically आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप यूजुअली लोग ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर ही सारे फीचर डाल लें और आइडियल प्रोडक्ट बना लें, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट जिसमें बस जाना ना पड़े 6 के 6 या 10 फीचर डाल दें। दैट्स नॉट फिजिबल। यू नीडेड टू अप्लाई द फ्रूगल इनोवेशन कॉन्सेप्ट। फ्रूगल इनोवेशन ये कहती है कि अगर 6 कॉन्सेप्ट हैं जो एक मेन यूटिलिटी वाला है, आप उसी को ही फोकस करें और उसी को ही एडवर्टाइज़ करें। ये आप स्ट्रेटजी लेके किसी भी कंपनी के पास भी जा सकते हैं, और ये स्ट्रेटजी आप अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है किसी भी इंडस्ट्री या कंट्री के अंदर, आप उसको कर सकते हैं एंड एआई कैन हेल्प यू विद इट। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। आप सब लोगों को खुश आमदीद। अलमौरिद सोसाइटी का एक और सेशन है आज, और हम आजकल जो सेशंस हैं वो निगाह दिगर के साथ कोलैबोरेशन में पेश कर रहे हैं। तो आज का सेशन भी निगाह दिगर के साथ ही एक कोलैबोरेशन से पेश किया जा रहा है। अलमौरिद सोसाइटी अपने कई सेशंस मुख्तलिफ़ नौइयत के आप सब के सामने पेश कर चुकी है, और हमारी कोशिश यही होती है कि जिस तरह से हम सोशल इश्यूज़ पर बात करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करने के लिए लोगों को दावत देते हैं, और रिलीजियस इश्यूज़ पर बात करते हैं, इसी तरह से अब हमारा कुछ ज़्यादा फोकस इस साइड पर है कि जिस तरफ दुनिया आजकल जा रही है हमें उन सब चीज़ों का पता हो, और हम सब वो जो चीज़ें हैं उनके फ़रोग के लिए काम कर सकें। और इसी काम के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर नुमान असलम साहिब को। नुमान असलम साहिब पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम पा चुके हैं। उसके बाद अपनी तहकीक की बिना पर, अपने रिसर्च पेपर्स की बिना पर और अपनी दिगर काबिलियतों की बिना पर उन्हें एक स्कॉलरशिप मिला, जिससे वो रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए और अपनी पीएचडी फिर वहाँ से वो इस वक्त उनकी पीएचडी जारी है, कंप्लीशन के मराहिल में है। लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है हमारे माशरे के लिए भी, और हम सब के लिए एक सीखने की चीज़ है कि आप बिल्कुल लाहौर से जो जदीद दुनिया की चीज़ें हैं उनमें जा सकते हैं। उनकी तहकीक का मौजू बड़ा दिलचस्प था। जो उन्होंने पीएचडी में अपना मकाला लिखा वो एक रिसर्च है कि जो एड्स हम लोग देखते हैं उन एड्स के ज़रिए हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है। तो हम किसी दिन उन्हें ये भी दावत देंगे कि वो इस मौजू पर भी आकर हमारे साथ गुफ्तगू करें। लेकिन आज का जो मौजू है वो कल्चरल एनालिटिक्स उसका उन्वान है, तो ये वही बेहतर बताएंगे कि ये उन्वान अपने अंदर क्या क्या चीज़ें समोए हुए हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। उम्मीद है कि आपका वक्त यहाँ पे अच्छा गुजरेगा और बारहा हम आपको तकलीफ़ दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
First of all, I would like to say thanks to the management of Almorid that they have given me the opportunity to present this topic. So the topic is very interesting about the culture analytics with AI, because जैसा कि हम लोग जानते हैं कि AI के आने की वजह से बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं और चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं. So first let me introduce myself Numan Aslam. So I'm working as a Director Academics and International Linkages at ISLB. As per my professional background, I'm working as a CTO in Globala Digital Impact Lab, which is an Australian digital marketing agency as well. So let's start with the anatomy of culture, because we have heard about the culture in many aspects in many books. But AI की understanding से पहले we needed to have an understanding that how we can basically dissect the culture and how we define it. क्योंकि पिछले तकरीबन कोई 60 से 70 सालों में कल्चर को डिफरेंट एस्पेक्ट से वेस्टर्न में तो एक्सप्लेन किया गया है, बट अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI that is very important at how we're going to be basically define it. So let's start with basically the traditional definition of the culture. So as you all know that the culture is basically the value, beliefs and the behavior and the material objects that together form a people's way of life. So basically it's a combination के लोगों की people, value, belief जो हम society के अंदर रहते हुए आपस में बिल्ड करते हैं वो कल्चर कहलाता है. बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ AI, now many of the studies, many of the tools are basically working on that how will basically dissect the way of living of the people with the help of the AI. So as per the latest definition of Mark Randolph, the culture is basically how you are and the things you do. क्योंकि जो भी अभी तक हम डेली लाइफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस सोसाइटी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं वही बेसिकली कल्चर है. एंड प्रिडोमिनेंटली अगर आप इसको रिसर्च पर्सपेक्टिव से देखें तो कल्चर बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के बिहेवियर के अंदर, और वो बिहेवियर जो है वो आपके फिर बिलीफ का सिस्टम बन जाता है. एंड दिस इज़ हाउ यू विल बेसिकली गोना लिव योर लाइफ. सो आफ्टर द एडवेंट ऑफ AI वी नीडेड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमने जिस केटर में स्टडी करनी है उन लोगों के बेसिकली प्रीडोमिनेंट वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम है क्या, और वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं. बिकॉज द चेंज मैनेजमेंट इज़ बेसिकली अ डिफरेंट डोमेन, बिकॉज आफ्टर द अराइवल ऑफ द AI मैनी ऑफ द पीपल एक्सेप्टेड द एडवेंट ऑफ AI बट सम आर स्टिल अवॉइडिंग दैट. तो उसमें हमारा जो है वो वे ऑफ लाइफ भी चेंज हो रहा है, हमारे वे ऑफ एग्जीक्यूशन थिंग्स भी चेंज हो रही हैं. तो सिंपल वर्डिंग में कल्चर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो ये है कि दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी डू इन आवर डेली लाइफ इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट. अब इसमें कल्चर में 2 यूनिट ऑफ एनालिसिस पे हम बात कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनालिसिस, जिसमें हम सोशल एस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, द वे वी बेसिकली डील विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. And the second one is basically the organizational culture in which we deal with our peers. तो जब हम बात कर रहे होंगे कल्चर की तो आप इसको दोनों क्वांटम के अंदर रहते हुए देख सकते हैं कि आपने प्रोफेशनली कल्चर को अगर ट्यून अप करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने पर्सनल को करना है तो क्या करना है. लेकिन उससे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन फेज, टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट यू और आपके अराउंड सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है. एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ रिसर्च लेंस के चीज़ें चल कैसे रही हैं. सो ये जो कोटेशन है मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कल्चर डजंट मेक अ पीपल, पीपल मेक अ कल्चर. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आप किसी भी सेटिंग में चले जाएं, सोशल सेटिंग में चले जाएं, देयर इज़ ऑलवेज अ वन चेंज एजेंट जो अगर वो चेंज लाना चाहे तो वो चेंज ला सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब हम कंपेयर करें वेस्टर्न कम्युनिटी से अपने आप को करें तो AI में बहुत से लोग जो हैं बड़े एडवांसमेंट्स कर रहे हैं. बट इफ़ वी थिंक कि विल गोना बेसिकली इम्प्लीमेंट द यूजेज ऑफ AI इन आर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल एज इन आर डेली लाइफ, तो हमने चलना कैसे है, किस हद तक उसकी यूटिलाइजेशन करनी है, और वो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो मुझे ना कि पर्सनल मेरी डेवलपमेंट कर सकते हैं बल्कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं. बिकॉज
एआई के आने की वजह से जो आपका काम दिनों में था वो कुछ आप समझे कि आवर्स में आ गया, और आवर्स वाला काम जो है वो कुछ मिनट्स में आ गया. But now the era is basically the doing the smart work, not an hard work. So you need to have an understanding that what are the areas I needed to work on that, and how I can become the change agent in that particular field in that. So I really like this diagram about the cultural iceberg, that on the top of the iceberg you will see our behaviors, the basically the actions which we usually do. But वो जो बिहेवियर्स हैं, चाहे आप वर्क सेटिंग की बात करें या सोशल सेटिंग की बात करें, उससे पहले वो जो बिहेवियर्स हैं उनको चेंज करने के लिए डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स होते हैं, सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस होती हैं और कोर वैल्यूज़ होती हैं जिसको लेके वो चल रहा होता है. क्योंकि वो जो बिहेवियर है वो उसका जो बिल्ड होना है वो आपके एक्सपीरियंसेस पे होता है. जैसे कि हम ये बात करते हैं अब मॉडर्न एरा में कि आप छोटे बच्चे को ज़्यादा जो है वो टोके ना, उसकी वजह ये है कि उसको कॉन्फिडेंस आएगा और उसको करने दे जो आपने करना है. लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, वो बच्चा जिसको आप बार बार जो है वो रोकेंगे, माइट भी उसका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो कम हो. इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वही आपको बता देता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ गोइंग ऑन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, इफ़ दे हैव अ वेरी बिग कंक्रीट क्लोज्ड ऑफिसेस जिनका ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो वो कोशिश उनकी ज़्यादातर ये होगी कि वो क्लोज्ड कम्युनिकेशन हो. लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, उनका बड़ा हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, आपको ग्लास कैबिन्स नज़र आ रही हैं एंड यू कैन इंटरेक्ट फ्रीली. So it basically shows you basically the philosophy that what kind of communication and culture we actually want. इसी तरह आजकल के दौर में one of the main trait of the leadership is basically the conflict management. How you're gonna basically deal with that. और conflict management और ये जितनी भी जो हम चीज़ें बात कर रहे हैं, without knowing the culture, you couldn't be able to resolve that conflict or you couldn't be able to perform that task. So, for example, if I went to any organization or I would be the part of any organization and I wanted to change the culture, so first I needed to change the background or the surroundings in order to make that conducive environment. और वो कल्चरल आइसबर्ग अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साल में या 2 साल में या आप अपने आप को देखें कि मैं साल में अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, सो फर्स्ट आई नीड टू वर्क ऑन माई कोर वैल्यूज़, कि व्हाट एक्चुअली माई कोर वैल्यूज़. For example, we always used to say that in a company that the mission and vision statement is very important. But you need to make your own mission and vision statement and core values, that what are the basically lines in which you wanted to see that. What would be the, your goal in the next 5 years in which you wanted to work on that. उसके साथ ही गोल के साथ ही आप अपने आप को कल्चरली जो है वो अडॉप्ट करेंगे. Because now we are living in a global era. So you not only needed to tune yourself in the place where you actually live. You can match up with the USA, you can match up with Australia, you can match up with the UK. So you need to tune up with that. अब इसके बाद ठीक है, हमें समझ आ गई कि कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने चीज़ें कर ली हैं. बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम कल्चर को इतने सालों से जो स्टडी हो रही है अब क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, और वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फ़ायदा दे सकता है. तो इसके जो हैं वो 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं या फाउंडेशंस हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं. पहला, बिहेवियरल इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट गाय एंड यू वांटेड टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट एंड यू वांटेड टू बिकम अ गुड निगोशिएटर, आप अपनी पर्सुएशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो यू नीडेड टू रीड अ लॉट अबाउट द बेसिकली द कल्चर सोसाइटीज़ हु आर द एक्सट्रोवर्ट इन नेचर. आपको वो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको वो ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिससे आपके अंदर वो बिहेवियरल कैपेबिलिटीज़ बिल्ड हो सकें कि आप किसी को भी कन्विंस कर सकें. द सेकंड वन इज़ अबाउट द बिलीफ एंड द वैल्यू विच इज़ योर मेन कोर, कि हाउ यू विल गोना लिव योर लाइफ. आपने चीज़ों को लेके कैसे चलना है, वो कौन से ऐसे नो गो एरियाज़ हैं और आपके गो टू एरियाज़ हैं जहाँ पे अपनी ए गेम शो करनी है. And the third one is about the diversity appreciation. So basically in the culture, the emotional intelligence is very important.
And in the emotional intelligence, most of the people think that in the emotional intelligence, you just needed to, understand about yourself. But this is one of the quadrant. In the emotional intelligence, not only you needed to understand yourself, but also you needed to understand the other people emotions as well. In the later part of the presentation, I'll show you the decision making skills कि हम एक process पढ़ेंगे जिसमें हम empathetic framework पढ़ेंगे कि अगर हमने लाइफ में कोई भी चीज़ को क्रैक डाउन करना है तो हमने कौन सी थिंकिंग अप्रोच यूज़ करनी है। जिस तरह हम ये बात करते हैं कि कोई भी हमने ज़िंदगी में डिसीजन लेना है तो वो हमारे कोर वैल्यूज़ और बिलीव्स की बात हो रही होती है। इसी तरह अगर आपने एनालिटिकली कोई डिसीजन लेना है तो वो कौन से ऐसे फ्रेमवर्क को आप लोग इस्तेमाल करेंगे जिससे जो है वो आप बड़े आसानी से जो है ना वो प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट कर सकते हैं। सो डाइवर्सिटी, इफ़ यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग और आप इमोशनल इंटेलिजेंट है, so you can be the champion on that. Last one which is very important is about the social norms, that what are the ethics and what are the main points जो इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जिधर भी हम जिस एरिया में जाते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, there are certain norms which the organization or the area or the country created by for themselves. So कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जो बेसिकली हम एआई की बात कर रहे हैं, हमने अभी देखेंगे बिग डाटा एनालिटिक्स में, एंड आई आल्सो शो यू द टूल्स कि अगर आपने किसी भी सोसाइटी को या कोई भी फिनोमेना को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने या कैटेगरी को स्टडी करना है तो आप उससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको उनके सोशल नॉर्म्स का पता चल जाएगा, आपको उनकी मेन पैरामीटर्स का पता चल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट द सेंटिमेंट एनालिसिस कि क्या चल रहा है। And the last one which is most important is about the pattern analysis. जब हम पैटर्न की बात कर रहे होते हैं, पैटर्न एनालिसिस, सो एक क्वेश्चन है कि पैटर्न एनालिसिस हम ह्यूमन बिहेवियर में कर रहे होते हैं, व्हाई इज इट सो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वाई वी डू द पैटर्न एनालिसिस? क्योंकि बिहेवियर तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इंसान का चेंज होता रहता है। कभी एट मोमेंट पे कुछ और होता है, दूसरे मोमेंट पे कुछ और होता है। लेकिन बिहेवियरल एनालिटिक्स से कहते हैं कि हमें कोई भी सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए या बिहेवियरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू डू द पैटर्न एनालिसिस। बिहेवियर कभी कभी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट यू कैन रिएक्ट, बट उससे आपका बिहेवियर नहीं चेंज हो सकता। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ पर्सनैलिटी जिसमें आप बड़े कामली डिसीजन कर रहे हैं, कोई एक मोमेंट आ गया जिसमें आपने बड़ा एब्रप्ट डिसीजन ले लिया है। पैटर्न एनालिसिस का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा तो वो उसकी जो कंसिस्टेंसी जिसकी आप बात कर रही हैं आप उसको गेज कर सकेंगे। बिकॉज अब तो सोशल साइंस में ये प्रूफ भी हो गया है। पहले ये होता था कि रिसर्च होती थी, एक दफ़ा डाटा कलेक्ट होता था और आप कहते थे कि जी ये फिनोमेना हो गया है। But in the latest years, now most of the research publications want you to collect a multiple data points ताकि आप उस बिहेवियर की या उस फिनोमेना की कंसिस्टेंसी को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। सो दैट्स वाई ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि यूजुअली पीपल डू द पैटर्न एनालिसिस एंड सम टाइम आउट ऑफ द ब्लू पीपल आर आस्किंग दैट humans are very unstable about it, so how you will do the pattern analysis? So basically we are identifying the permanent or the consistent part which we wanted to study under the natural environment. So अब हमें ये है कि हमें थोड़ा सा, मैं अगर इसको रिकैप करूँ तो वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कल्चर, दैट एक्चुअली व्हाट वी डू, एंड देन वी हैड एन अंडरस्टैंडिंग कि हम कल्चर से क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे मेन चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें जो हमने एनालिसिस करनी है वो हमने ब्रेन से करनी है अपने, और हमेशा इंसान किसी न किसी अप्रोच से डिसीजन ज़रूर ले रहा होता है। इसी तरह आपका ब्रेन भी किसी न किसी अप्रोच पे ज़रूर काम कर रहा होता है। तो हमने आज थोड़ा ये एनालिसिस करना है कि व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। एक तो अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बनाया हुआ है आपकी बॉडी का कि कोई भी अगर स्टिमुलस आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एमरजेंसी एक ब्लॉक खुल जाएगा और आपका ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। बट जो बंदा, जो लीडर ये थिंकिंग अप्रोच को क्रैक कर लेगा
वो अपने सारे डिसीजंस वो एक ही अप्रोच पे रख के करेगा. फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द लीडर्स आर वेरी इमोशनल, so they took that perspective. Some of the leaders are very analytical, they took that approach. तो इसलिए अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब हम बात करेंगे एआई की या कल्चरल एनालिटिक्स की या कोई भी टॉपिक की बात करेंगे, तो फर्स्ट वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच वी नीड टू, या आप एक्सप्लोरेटरी फेज में ब्रेन की कौन सी अप्रोच को लेंगे. सो व्हेन इट कम्स टू अप्रोच, देयर आर टू काइंड ऑफ अप्रोच. The first one is called a traditional thinking approach, in which we have a 1 + 1 = 2. इसका मतलब ये है कि अगर एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी क्या होगा, एक ही होगा, और हमारा दिमाग फोकस भी उसी चीज़ को करेगा. एग्जाम्पल है कि मैं आपको देता हूँ कि मैं कहता हूँ इस रूम में माइट भी ये क्लॉक ख़राब है, आपका ध्यान टोटली उस क्लॉक के ऊपर होगा. माइट भी हो सकता है कि 6 चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो, बट मैंने अपना सारा फोकस और अपनी सारी एनर्जी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे कर ली है, और अब मैंने कहा है कि जो भी हो जाए मैंने क्लॉक को सही करना है. सो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल थिंकिंग अप्रोच. द सेकंड वन विच इज़ अ डिज़ाइन थिंकिंग. डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ बेसिकली द ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच. अब मैं जो ये वर्ड इस्तेमाल किया है ह्यूमन सेंटर्ड का, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई विल शो यू कि व्हाई इट इज़ सपोज टू बी द ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच. अब आप ये देख रहे हैं कि आंसर सोल्यूशन हमने निकालना है 2, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज नंबर ऑफ टाइम्स हैं. वो कभी प्लस करके भी निकल सकता है, वो कभी एब्स्ट्रैक्ट करके भी निकल सकता है, वो कभी मल्टीप्लाई करके भी निकल सकता है, वो कभी डिवाइड करके भी निकल सकता है. तो इन डिज़ाइन थिंकिंग हम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं कि हमने सोल्यूशन तक पहुंचना कैसे है. For example, if I am working in a company or if I am launching any product, वो मार्केट में अचानक जो है ना उसकी सेल डिक्लाइन हो गई है, तो अब आप सारे कहेंगे कि जी इसका एनालिसिस निकालो कि क्यों डिक्लाइन हुई है और मेन प्रॉब्लम उसकी ढूंढो है क्या. लेकिन अगर मैं उसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ देखता हूँ, अब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ कैसे देखेंगे, उसके लिए ट्रेडिशनल थिंकिंग और डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा कि इनमें फ़र्क क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेडिशनल थिंकिंग में जो बेसिकली हम यूजुअली फॉलो करते हैं, एक प्रॉब्लम होती है, डिफाइन अ प्रॉब्लम, और उसके बाद आइडेंटिफाई वेरियस सॉल्यूशंस. ये सामने प्रॉब्लम है, वो कहते हैं वजह क्या है. सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सारी हमारी सोसाइटी में लोग बैठ जाते हैं, हाँ जी बच्चे के नंबर क्यों कम आए हैं, बताएं वजह. 3-4 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं. तो आप अगर इस डायग्राम में देखें तो दूसरा है कि आइडेंटिफाई दी सॉल्यूशंस, और फिर उसके बाद उन 4 सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढा जाता है कि अब बताएं कि इन 4 में से मुझे कौन सा फॉलो करना चाहिए. दैट इज़ द बेसिकली द ट्रेडिशनल थिंकिंग विच वी यूज टू फॉलो. सारे ज़्यादातर इसी तरीके से काम कर रहे हैं. उसके बाद वो बेस्ट सोल्यूशन आपको अप्लाई करते हैं मार्केट में, और मार्केट में जाके पता चलता है वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि आपने जितनी भी जो R&D की है वो सारी की सारी डेस्क रिसर्च बेस्ड थी कि मैंने गूगल से पूछ लिया, मैंने अपने लोगों के एक्सपीरियंसेस से पूछ लिया. बट नाउ टुडे इज़ बेसिकली द एरा ऑफ द डेटा. सो लेट द डेटा स्पीक्स कि व्हाट विल गोना बी डू. ट्रेडिशनल थिंकिंग के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है डिज़ाइन प्रोसेस. लेकिन डिज़ाइन प्रोसेस से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा मुतवज्जा करना चाहूँगा. दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी. एम्पैथी ये है कि जो मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसको यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा कि यार ये वजह क्या हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर मेरे पास एक बंदा आता है, पेशेंट आता है, मैं डॉक्टर हूँ मेडिकल, सपोज दैट, ऑल्दो आई एम नॉट. सो मैं जो है वो मेरे पास आता है, और वो मैं डॉक्टर से उससे पूछने के बजाय आई जस्ट आस्क्ड इट फ्रॉम द गूगल दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही हैव, एंड आई टोल्ड, और मुझे वो AI दे देता और मैं प्रिस्क्राइब कर देता हूँ मेडिसिन्स. दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जो पेशेंट के पूरी बात सुनता है. एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव का मतलब कि उसका पर्सपेक्टिव जानता है कि हुआ क्या है, और पूरा एनालिसिस करके वो एक सोल्यूशन पे आता है और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज़ द बेस्ट, A और B? B, बिकॉज
उसने यूज़र सेंट्रिक अप्रोच यूज़ किया है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डजेंट फॉलो, वो जितनी भी उनकी R&D होती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के ही सोल्यूशन निकालते हैं, बट द मेन सोल्यूशन एंड द मेन प्रॉब्लम वो उनके ऑफिस के बाहर होती हैं जहाँ पे एक्चुअली यूज़र इस्तेमाल कर रहा होता है। दैट्स हाउ द डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच विल बी यूज्ड। एम्पथी का मतलब ही यही है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आया, आई नीड टू थिंक इट लाइक अ स्टूडेंट। ओके, कोई मसला हो सकता है, बट इफ़ आई विल थिंक एज एन एनालिटिकल अप्रोच तो फिर तो गलती रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। काम हो गया तो रिवॉर्ड है, नहीं हुआ तो पनिशमेंट है। लेकिन अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग के अप्रोच से पूछेंगे तो वो कहेंगे यार इसकी एक दफ़ा बात तो सुनते हैं कि व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग। माइट भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जो वो जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो। सो डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच, पहले आपके पास एक प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल अगेन वो एग्जांपल लेते हैं कि सेल डिक्लाइन वाली। मैं अपनी सेल टीम को ये कहूँगा कि आप ऑफिस में बैठ के ना सोचें, जस्ट गो टू द मार्केट एंड आस्क इट फ्रॉम द यूज़र हु इज़ एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम कि भैया आप हमारी प्रोडक्ट आपको क्यों पसंद नहीं आ रही। अब जो रियल डेटा आपको यूज़र से मिलेगा, that would be the possible solutions which you are seeking. अब माइट भी आपके पास ऑफिस के अंदर रहते हुए 4 हों, बाहर आपको 10 मिल रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिज़ाइन थिंकिंग नॉट ओनली टेल्स यू द सोल्यूशन, इट आल्सो टेल्स यू द मल्टीपल प्रॉब्लम्स एज वेल। क्योंकि हो सकता है आप कह रहे हो कि सेल सही नहीं है, तो वो कहें कि जी सेल को छोड़ें, आपकी जो है वो फीडबैक की कस्टमर सर्विस सपोर्ट ही नहीं अच्छा। So the main thing between the design thinking and the traditional thinking approach is that the first step, यानी आप जो traditional thinking में जो last step करते हैं कि solution करने के बाद market में launch करते हैं, design thinking में reverse है। You will first go into the market and then you're going to ask from them that what is the problem you are facing right now, and when that solution basically comes to you and you will basically implement it, automatically आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बेहतर चीज़ ये है कि कोई भी दुनिया में आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी हो, डिज़ाइन थिंकिंग की बेस पे आप प्रोटोटाइप बनाएं, लोगों के साथ शेयर करें, लोग आपको फीडबैक देंगे, उसी प्रोटोटाइप को आप सही करके दोबारा डबल लूप लर्निंग के थ्रू जो है ना वो फीडबैक करके प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स जो है वो अपलोड फाइल करने वाली कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, वो एक वीडियोस का पोर्टल था, बट उन्होंने एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया, लोगों ने कहा कि जी ये तो फ़ायदा ही नहीं है, तो उन्होंने पिवट किया और ऑटोमेटिकली ये प्लेटफॉर्म बन गया। हम लोग समझते हैं कि जी पहले चीज़ें परफेक्ट हो जाएं तो फिर मार्केट में लॉन्च करें। आजकल सिनेरियो ये है कि एजिलिटी एंड लीन मैनेजमेंट। एजिलिटी का मतलब जितनी मर्जी रो प्रोडक्ट है जस्ट थ्रो इनटू द मार्केट एंड लेट द पीपल से कि हमारा इशू क्या है। सो डिज़ाइन थिंकिंग में जो अगर आप पहले एग्जांपल लें सेट कल्चर की, तो उसको जेन में एक आइडिया आता था सोते हुए। वो कहता था कि जी ये प्रोडक्ट बनानी है, पूरी टीम R&D लग जाती थी, करोड़ रुपए लग गए, और मार्केट में जब लॉन्च की होगा चली नहीं, तो उन्होंने सारा मुद्दा सेल्स एजेंट पे डाल दिया। लेकिन अगर आपने लोगों से पूछ के कोई प्रोडक्ट बनाई हो, सो देयर वुड बी अ हाई चांसेस कि वो प्रोडक्ट क्या हो, उससे सक्सेसफुल हो। सो डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच में पहले आप चीज़ों को डिस्कवर करते हैं बाय आस्किंग फ्रॉम द पीपल, देन यू टू डिफाइन द प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर आप डेवलप करके प्रोटोटाइप को फिर आप चीज़ें क्या करते हैं, डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द मेन सेकेंड, चूँकि बिकॉज आई डिवाइडेड दिस प्रेजेंटेशन इनटू द 2 सेगमेंट्स। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द कल्चर, कि हम कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज़ करें। And I think it become quite evident for you guys ke whether we should follow the analytical approach or the design thinking approach. Now next, move to the second part of this presentation, which is the analytics with AI. कि आपने जो AI का analysis करना है, आपने जो AI का analysis करना है वो कैसे करना है, चीज़ों को लेके वो कौन सी ऐसी अप्रोच है जो आपने फॉलो करनी है, और AI कैसे सोचेगा।
एआई काम कैसे करता है एनालिटिक्स में? अब इसमें नीचे मैंने आपको लिखा हुआ है सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच का फ़ायदा क्या है कि आप एआई को इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इंफॉर्मेशन उसकी एक मशीन लर्निंग होती है और वो न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस करती है। जैसे हमारा ब्रेन है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इसी तरह उनके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। जब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप एआई को देते रहेंगे वो उतना ज़्यादा ट्रेंड उठा देगा। ये वही एक एग्जांपल है कि आपके पास एक बिल्कुल न्यू भी मार्केट में आता है, आप उसे जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे वो उतना ज़्यादा क्या करता रहेगा, ट्रेंड होता रहेगा। बट द थिंग इज़ दैट कि एआई ने सोचना कैसे है, क्योंकि जब तक आपको किसी भी प्रोसेस का फिनोमेना नहीं पता होगा ना, आप उस वक्त तक एनालिसिस पे आ ही नहीं सकते। बिकॉज यू नीडेड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी जेनेसिस क्या है और उसने वर्क कैसे करना है। और वाई आई यूज द डिज़ाइन थिंकिंग, बिकॉज एआई वर्कड ऑन दी सिस्टेमिक, जिसे सिस्टमेटिक भी कहते हैं, सिस्टेमिक थिंकिंग कंपोनेंट, सिस्टेमिक थिंकिंग अप्रोच पे काम करता है। सिस्टेमिक थिंकिंग अप्रोच का मतलब ये है कि वो डिज़ाइन बेस्ड थिंकिंग पे बात कर रहा होता है, डिज़ाइन बेस्ड अप्रोच पे बात कर रहा होता है। क्योंकि एआई ने डाटा कहाँ से लेना है, यूज़र से। अब उस यूज़र का डाटा जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांटेड टू नो अबाउट एनीथिंग, मैं जो है वो अपने फ़ोन को करीब रख के मैं कहूँगा कि जी मुझे स्टूल के बारे में बता दे। मैंने गूगल पे सर्च नहीं किया, लेकिन ये सोशल लिसनिंग कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली मुझे उस तरह की एड्स और ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह एआई जो है वो आपका डाटा कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी शुड रिलाई ऑन द एआई। खुद नहीं कर सकते मैनुअल, तो इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एआई आम ह्यूमन ब्रेन से क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि एआई 4 क्वाड्रेंट पे काम कर रहा होता है। आपका ब्रेन या आप माइट भी ये सोचें कि जो वो बोल रहे हैं लोग उसके बारे में सुने, या माइट भी जो वो काम कर रहे हैं मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूं। लेकिन एआई का जो क्वांटम है एज़ पर द आईबीएम, वो कहते हैं कि एआई जब कोई भी चीज़ को प्रोसेस करता है तो वो 4 चीज़ों को फोकस करता है। पहला, हियर, जो भी आप बोल रहे हैं वो आपकी बात को सुन रहा है और उसको ऑटोमेटिकली डेटा में लेके जाई जा रहा है अपने। दूसरा, सी, आप जो चीज़ देख भी रहे हैं उसको भी पता है कि वो क्या चीज़ है। थर्ड वन, डू, जो आप कर रहे हैं, एंड थिंक, कि आपके जहन में क्या चल रहा है। अब एक मशीन आपकी फॉर एग्जांपल ये है जो एक क्वाड्रेंट पे एनालिसिस कर रही है और दूसरी मशीन ये है जो चारों चीज़ों को देख रही है, तो होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग किस में होगी ज़्यादा, एआई में होगी। इसी तरह अगर आप कल्चर की बात करें तो एक एआई का फ़ायदा ये है कि वो किसी भी कल्चर को चारों तरफ से देख रहा होता है और आप उसका पूरा एक्सरे कर लेते हैं कि बेसिकली अभी क्या मामला हो रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन आई विल शेयर अ वन सीक्रेट टेक्निक फ्रॉम विद यू गाइस, जिसमें आप दुनिया में जिधर मर्जी अप्लाई करें एज अ सोशल लिसनर, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज द ब्रांड्स आर वेरी अग्रेसिवली वर्किंग ऑन द सोशल लिसनर्स, के जो वो देख सकें कि जो लोगों के डाटे को अंडरस्टैंड करके उनको फीडबैक दे सके। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द AC नेल्सन, कि AC नेल्सन जो है दे चार्ज द मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन ऑर्डर टू जस्ट गिव एन अंडरस्टैंडिंग के पल्स एनालिसिस या सेंटीमेंट एनालिसिस है क्या, कि कोक कैसा काम कर रही है, नेक्स्ट कोला कैसे काम कर रही है, पेप्सी कैसे काम कर रहा है। एज़ पर रिसर्च जब भी हम बात करें तो आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो 2 मेन डिपार्टमेंट्स की ज़्यादा हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, द सेकंड वन इज़ बेसिकली द डेटा एनालिस्ट। अब अगर हम मार्केटिंग की बात करें या डेटा एनालिस्ट की बात करें तो मार्केटिंग के लिए जो बड़ा एविडेंट होता है कि यू नीडेड टू बिल्ड अ ब्रांड, और ब्रांडिंग के लिए आपको वो एक वैल्यू एडिशन देनी पड़ती है जिस पे आप प्ले कर रहे होते हैं। नाउ मैंने आपको पहले बताया था कि वी आर लिविंग इन अ डेटा एरा, तो अब हमारे पास ऐसा कोई टूल होना चाहिए जो एक लेमैन भी जो है उसको इस्तेमाल कर सके। लेमैन का मतलब कि अगर हमारे पास टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, आपको मशीन लर्निंग सीखने की ज़रूरत नहीं है,
आपको LLM मॉडलिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्लग एंड प्ले टूल है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और वो टूल है गूगल नोटबुक LM। गूगल नोटबुक LM जो है वो पहले इसकी जो पायलट टेस्टिंग हुई इट्स इन द USA, अब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और सबसे मज़े की बात है कि इट्स अ कम्प्लीटली फ्री टूल एंड यू कैन ईजिली लिंक इट विद योर गूगल अकाउंट। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि टूल तो आपको समझ आ जाएगा, ओवर द क्लिक्स भी समझ आ जाएंगे, जो डाटा है वो आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है और आप ले कैसे सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम दो तरह की नीशेस में काम कर रहे हैं। पहली नीश ये है जिसमें पेड टूल्स हैं, पेड डेटाबेसेस हैं, ठीक है कि नहीं, उस तरफ अभी हम नहीं जाते। दूसरी तरफ ये है कि टूल फ्री है, वाइडली एक्सेप्टेड है, और हम उन डाटा सोर्सेज पे जाते हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं। क्योंकि एनालिसिस एक दफ़ा आपको चीज़ें आ गई तो चीज़ें तो फिर वैसे ही रहेंगी, जिस लेवल पे आप काम कर रहे होंगे वैसे चीज़ें करेंगी। तो सोर्सेज ऑफ AI को काम करने के लिए ये कुछ सोर्सेज हैं जो आपको चाहिए होते हैं। पहला, अगर आपने किसी भी कल्चर को या किसी भी फिनोमेना को स्टडी करना है तो यू नीड अ बुक्स। रेलिवेंट बुक्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। अगर आपको नहीं पता, आप सिंपल ChatGPT करें, आपको समझ आ जाएगी। मेजॉरिटी लोगों को जब आप AI की बात करेंगे तो वो ChatGPT पे आके उनकी AI ख़त्म हो जाती है। बट AI का मतलब ही यही है कि वो कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्टिव टूल हैं जो आपको रियल लाइफ में बेनिफिट दे सकते हैं, और उसको फिर आपको पर्सोनिफाई करना पड़ता है, उसके मुताबिक अपने मुताबिक क्या करना पड़ता है, ट्यून अप करना पड़ता है। दूसरा है वीडियोस। अब आपने ट्रेंड देखा होगा कि पहले वीडियोस चलती थी, उसके बाद यानी पहले आप समझे कि पहले रील्स होती थी, फिर वीडियोस आई, और अब बड़े ही इंटरेस्टिंग आप देखते हैं कि पॉडकास्ट चलते हैं। और वो पॉडकास्ट कोई हल्के पॉडकास्ट नहीं होते, उसमें दुनिया के तमाम बेहतरीन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन इशू एक ये है कि उस वो तकरीबन कोई 3 से 5 घंटे के दरमियान होते हैं, और वो या तो हम कंसिस्टेंसी से सुन नहीं पाते, अगर सुन भी लें तो अगली बात याद करेंगे, पिछला सेक्शन भूल जाएगा। सो दूसरी चीज़ है वीडियोस, जिसमें आपके हर तरह की आ गई, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, पॉडकास्ट आ गए। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डैट इज़ अबाउट द इंटरव्यूज़। आपने किसी भी फिनोमेना, आपकी कंपनी में कोई इशू आ गया, कोई सोशल फिनोमेने पे आपने कोई स्टडी करनी है, आप गए, आपने इंटरव्यू किया, ऑटोमेटेड ट्रांसक्राइबर्स होते हैं, वो आपकी जितनी भी जो बात होती है उसको वर्ड की फाइल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब उस पे जब पहले के दौर में आप टेक्स्ट या बबल एनालिसिस करते थे, इतनी बड़ा प्रिंट निकलवाते थे और उसकी बातों में से अल्फाज ढूंढते थे कि अच्छा इसने ये किया, इसका एक थीम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और एक एक लाइन को आप पढ़ते थे, वही चीज़ जो उसने बात की है जिस कॉन्टेक्स्ट में। तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे, विच इज़ अ कमेंट्स एंड द रिव्यूज़। सोशल कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ब्रांड पल्स जो अंडरस्टैंड करना जानता है, उसके लिए मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना या नॉन सक्सेसफुल बनाना कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब ये है कि हमें सोर्सेज पता चल गए कि जी अगर हमने किसी भी चीज़ को स्टडी करना है तो AI की मदद से हम बुक्स को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, इंटरव्यूज़ को देख सकते हैं, कमेंट्स एंड रिव्यूज़ को देख सकते हैं। AI इसमें हमें कैसे बेनिफिट दे सकता है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। आपने सिंपल गूगल पे लिखना है गूगल नोटबुक LM, वो आपको साइन इन करेगा और आप गूगल के साथ उसको कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द इंटरफेस। अब मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि जी आप बताएं कि इसके अंदर जो है वो कौन सा सोर्स आपने जो है ना वो अपलोड करना है। सपोज डैट मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक बुक दी है मेरे टीचर ने कि बेटा अगर आपने पढ़नी है इसको, सो आई गो विद दैट। अब ये कोर आइडियाज़ इन कल्चरल स्टडीज़ एक बुक है मेरे पास, जिसके बारे में अब ये टोटल बुक की अगर हम बात करें, इस बुक के टोटल 55 पेजेस हैं। अब आपने जब एक दफ़ा इस बुक को इधर अपलोड कर लिया है, इसने प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू।
तो फिर जब एक दफ़ा ये प्रोसेस कर लेगा तो फिर आप इससे जौन से मर्ज़ी इस बुक के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगी और मैं इसको जो है वो यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपको 3 चीज़ें दे सकती है। पहला सबटाइटल, दूसरी प्रो ट्रांसक्रिप्शन, तीसरी समरी। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे इसकी जो है ना वो तमाम की तमाम जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। अब जैसे ही आप ये एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है मैं इसका जो है वो फ्री वर्जन आपको दे दूँगा, तो ये आपकी पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो आपको कंप्लीट करके ये किस में दे देगी, PDF फॉर्म में दे देगी। अब आप उसे करेंगे क्या कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गूगल नोटबुक LM में डालेंगे। अब ये देखिए ये चल गया। अब इसने आपको समरी दे दी है। अब आप इससे पूछना चाहते हैं कि सो गिव मी द मेन पॉइंट्स ऑफ द बुक इन 1 पेज। तो ये मुझे जो है वो ऑटोमेटिकली इस बुक को प्रोसेस करके मेन पॉइंट्स मुझे देना स्टार्ट कर देगा। ये देखें। अब मैं जो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपने इधर माइंड मैप पे क्लिक करना है। क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी है कि इतना हमें टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आती जितनी हमें इन्फोग्राफिक समझ आ रही होती है। तो ये करेगा क्या कि जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसका एक माइंड मैप बना देगा और आप इजीली कंसेप्ट्स को उसके साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपने अगर कमेंट्स को, मैं आपको एक एक्सटेंशन आपके साथ शेयर करूँगा, कोई भी वीडियो के कमेंट्स जो हैं वो आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके गूगल नोटबुक LLM में डाल दें, तो ये आपको उसको भी जो है ना वो माइंड मैप दे देगा। और इस तरह जो है वो आप माइंड मैप, अच्छा ये जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपको माइंड मैपिंग बना के दे देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो बुक हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कमेंट हो या रिव्यू हो, आप गूगल नोटबुक LM से उसको क्या कर देंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी शुरू कर देंगे। अब जो मेन चीज़ है कि हमने ये सारे सोर्सेज तो पढ़ लिए, हमने बात कर ली इसके ऊपर कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई बुक्स दी जाएंगी, वीडियोस दी जाएंगी, इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे या कमेंट्स एंड रिव्यू दिए जाएंगे तो हम कर लेंगे। हम इसकी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंटेंट एनालिसिस करना है और उस कंटेंट एनालिसिस के लिए आपके पास 100 किताबें हैं या 100 जर्नल्स हैं और आपने ये देखना है कि इन 100 किताबों के अंदर कौन से ऐसी बातें हैं जो सबसे ज़्यादा की गई हैं और कौन से ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा कम किस पे काम हुआ है। फॉर एग्जांपल हम कल्चर को ले लेते हैं और कल्चर में हम ये कहते हैं कि आप 100 आर्टिकल या 100 बुक्स आपने अपलोड की और आपने कहा कि जी मुझे ये बताएं कि कौन से कल्चर की डायमेंशन पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है और कौन सा अंडर रिसर्च एरिया है। गूगल नोटबुक LM जो है वो कुछ मिनट्स के अंदर आपको जो है वो सारी चीज़ें बता देगा और अंडर रिसर्च एरिया बता देगा। वीडियोस की बात कर लें, आपने एक नए टॉपिक पे काम करना था, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आजकल अजाइल मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आजकल अपनी चीज़ों को स्पीड अप करना चाह रही है, हायरिंग से लेके प्रोडक्ट की डिलीवरेंस तक। अब मुझे पता चला है कि जी एक पॉडकास्ट अपलोड हुआ है, उसमें 3 घंटे लगे हुए हैं। इस तरह की मैंने वीडियोस निकाली कि मैं अजाइल मार्केटिंग के ऊपर जो है ना वो कोर्स कर लेता हूँ। या मैं फॉर एग्जांपल, आपने एक सर्टिफिकेशन का नाम सुना होगा, PMP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी सर्टिफाइड है, मैं उस पर करना चाह रहा हूँ। मैंने सारी वीडियोस अपलोड की, उसे कहा कि जी मुझे समरी ऑफ द वीडियोस बतानी शुरू कर दें। कोई भी सोशल फिनोमेना आ जाता है, आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप कहते हैं यार मैंने इंटरव्यू करना है, इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू गाइड बनाते हैं ChatGPT से और 5 लोगों से या मैं 15 लोगों से क्या करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ माय इंस्टीट्यूट कि मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट बेहतर हो, अगले साल के लिए मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं अपनी तमाम फैकल्टी को बिठा के मैं कहता हूँ कि आप बताएं कि किन किन एरियाज़ पे काम होना चाहता है। अब वो मुझे तकरीबन कोई 2-2 घंटे के इंटरव्यू दे ही जा रहे हैं, वो तमाम का तमाम वर्ड का डेटा मैं गूगल नोटबुक LM पे डालूंगा
और मैं उससे कहूँगा कि जी मुझे प्री डोमिनेंट थीम्स बताएं जिसके ऊपर मेरी फैकल्टी ज़्यादा बात कर रही है। विद इन अ मिनट्स यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। अब जो लास्ट चीज़ है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिस पे मैंने ज़्यादा बात भी करना चाह रहा हूँ, वो है कमेंट्स एंड रिव्यूज़। ये वो स्किल्स है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो अंडरमाइंड है और सबसे ज़्यादा हाईली पेड है। इसे कहते हैं सोशल लिसनिंग। अब सोशल लिसनिंग का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली हमें लोगों का पता हो कि लोग क्या चाह रहे हैं। उसके अंदर 4 मेन चीज़ें हैं, वो आप लोग लिख लें, आपको हमेशा बेनिफिट देंगी। पहली चीज़ कंटेंट एनालिसिस, कि मुझे कंटेंट कौन सा अपलोड करना है और किस तरीके वाला अपलोड करना है जिस पे मेरे लोग क्या करें, पसंद करें। दूसरा सेंटीमेंट एनालिसिस, जिसमें आप ये बताएंगे कि अल्टीमेटली जो है वो मेरा कस्टमर इस पॉइंट ऑफ मोड में जो है वो हैप्पी है, नेगेटिव है, मिक्स्ड ओपिनियन रखता है, अल्टीमेटली है क्या। क्योंकि लॉयल्टी जब भी बिल्ड होगी जब वो खुश होगा और बाकी लोगों को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लेके आएगा। थर्ड वन कंपेटिटर एनालिसिस, कि अल्टीमेटली जो आपका जो कंपेटिटर है वो कौन सी चीज़ सेल कर रहा है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मेरी प्रोडक्ट को छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। और लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्राइम यूएसपी। प्राइम यूएसपी का मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब मुझे एक बात बताएं कि फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर एक बंदा ऐसा है जो आपको एग्जैक्ट कंटेंट स्ट्रेटजी भी बताए जो चलेगी, वो आपको एग्जैक्ट सेंटीमेंट एनालिसिस भी दे दे जो पता हो कि किस वक्त उसकी ऑडियंस क्या कर रही है, वो आपको आपके कंपेटिटर की भी ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दे दे और वो आपको ये भी बता दे कि कौन सा ऐसा फीचर आप लोग टारगेट करेंगे जिस पे आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो है वो सक्सेसफुल होगी, तो मुझे बताएं कि इस तरह के बंदे की जो सैलरी रेंज या डिमांड होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी। ओके, बट आई वुड सजेस्ट एट दिस पॉइंट कि डोंट अप्लाई दिस स्ट्रेटजी इन पाकिस्तान, अप्लाई दिस स्ट्रेटजी इन यूएसए। अब उसके लिए क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर द इंडीड प्लेटफॉर्म। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो रिमोट एम्प्लॉयज़ रख रही होती हैं। आप इंडीड पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप रिमोट का फ़िल्टर लगाएंगे जॉब्स का और सोशल लिसनिंग की जॉब्स देखेंगे एंड यू विल फाइंड आउट कि एवरेजली $70,000 से लेके $150,000 तक पर ईयर की जो है ना वो आपको सैलरी दे रहे हैं। और काम क्या करना है, यही करना है कि एआई की मदद से आपने चीज़ों को देखना है। अब सवाल ये है कि जो मैंने आपको जो 4 एरियाज़ बताए हैं वो 4 एरियाज़ आपने इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। इसमें कोई आपको कोई पाइथन, कोई मशीन लर्निंग और कोई कुछ नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड अ वन टूल विच इज़ अ गूगल LM, नोटबुक LM। अब पहली बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की। आप ये देखते हैं कि यार कंटेंट के लिए अच्छी बड़ी टीम रखनी पड़ती है, ग्राफिक डिज़ाइनर रखना पड़ता है, क्रिएटिव डायरेक्टर रखना पड़ता है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं समझ आती कि 10 तरह के कंटेंट है, मैं कौन सा कंटेंट करूँ कि मेरा वायरल हो जाए। व्हाट इफ़ कि आप अपनी नीश के अंदर सपोज दैट कोई भी बंदा एक नीश बता दे, कैटेगरी अगर एनालिसिस करनी हो। क्लोथिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गोइंग टू लॉन्च माई क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो मैं जितने भी मेरे टॉप के कंपेटिटर्स हैं या मैं देखूंगा कि लोग उस क्लोथिंग में कौन से कंटेंट को ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। वो मैं चीज़ें डाटा जो है रिव्यूज़ का डाटा, फॉर एग्जांपल मुझे पता चला कि जी 10 तरह की पोस्ट है, मैंने 10 तरह की पोस्ट का डाटा लेके मैंने गूगल नोटबुक LM को दे दिया। अब वो मुझे खुद ही कंटेंट और पैटर्न एनालिसिस करके मुझे वो बता देगा कि बेसिकली आपको इस वक्त जो है वो CGI वाली बनानी चाहिए या टेस्टिमोनियल्स वाली बनानी चाहिए या बाइलिंगुअल बनानी चाहिए। वो आपको खुद ही ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स आपको बताना शुरू कर देगा और आप एग्जैक्ट कंटेंट स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे जो इस वक्त लोग पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात इमोशनल एनालिसिस, जैसे कहते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। हमारे यहाँ लोग जो है स्पेशली जो नई जनरेशन है वो कंटेंट लिखे ना लिखे पहले इमोजी डालती है और वो इमोजी भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो AI जो है उसको टेस्ट कर लेता है। अब इमोजी से ही पता चल जाता है कि बेसिकली ऑडियंस किस तरफ जा रही है। सेंटीमेंट एनालिसिस भी हो गया। अगर नेगेटिव है तो उसकी रीज़न आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, एनालिटिकल या डिज़ाइन।
design thinking. You need to again go back to the audience and you need to ask from them that what is actually the problem lacking. मेरी audience annoyed है, तो मेरी ऑडियंस annoyed है, तो अल्टीमेटली ऑडियंस annoyed है तो जाना तो मुझे ऑडियंस के पास ही पड़ेगा ना. या अगर एग्जांपल है कि आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर नाराज़ है, आप किसी दूसरे से पूछें यार ये क्यों नाराज़ है, ये वही वाली बात है. डिज़ाइन थिंकिंग ये कहती है कि यू नीड टू अगेन गो बैक टू हिम एंड आस्क कि भाई इशू क्या है. अच्छा, तीसरी चीज़ कंपैटर एनालिसिस. जब आप अपने कंपैटर्स की वीडियोस और उसका इंस्टाग्राम, उसकी फेसबुक के सारे कमेंट्स एंड रिव्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो पता चलेगा कि अल्टीमेटली वो किस मेन हुक स्टेटमेंट के साथ जो है ना वो प्ले कर रहा है. और कंपैटर के बाद चौथी चीज़ क्या थी? प्राइम यूएसपी. देखें, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप यूजुअली लोग ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर ही सारे फीचर डाल लें और आइडियल प्रोडक्ट बना लें, लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट जिसमें बस जाना ना पड़े 6 के 6 या 10 फीचर डाल लें. दैट्स नॉट फिजिबल. यू नीडेड टू अप्लाई द फ्रूगल इनोवेशन कॉन्सेप्ट. फ्रूगल इनोवेशन ये कहती है कि अगर 6 कॉन्सेप्ट हैं जो एक मेन यूटिलिटी वाला है, आप उसी को ही फोकस करें और उसी को ही एडवर्टाइज करें. क्योंकि अगर आप सारे फीचर्स को करेंगे यू बेसिकली कंफ्यूज द ऑडियंस. सो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट हैमरिंग द वन यूएसपी इन विच यू थिंक पीपल विल गोना बी हैप्पी विद दैट. अब ये आप स्ट्रेटजी लेके किसी भी कंपनी के पास भी जा सकते हैं और ये स्ट्रेटजी आप अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है किसी भी इंडस्ट्री या कंट्री के अंदर, आप उसको कर सकते हैं एंड एआई कैन हेल्प यू विद इट. अब आप ये देखें कि उसने मुझे मेन पैरामीटर्स दे दिए हैं कि चैप्टर नंबर 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है. मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे 2 के बारे में ज़्यादा करना है. तो उसने मुझे बता दिया कि इसमें 2 चीज़ों पे बात हुई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर और रिप्रेजेंटेटिव एंड मीडिया कल्चर. मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर के अंदर क्या बात हुई है, तो उसने मुझे ये बता दिया कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजन एंड टेक्नोलॉजिकल. अब हुआ क्या कि विद इन अ फ्यू मिनट्स यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट आर द बेसिकली द मेन एरियाज इन विच द बुक इज़ फोकसिंग ऑन. आप कोई डायमेंशंस पता चल गई, आपको रिलीजन के बारे में पढ़ना है, आप गूगल नोटबुक 11 के पास जाएंगे, उसे कहेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर के अंदर रिलीजन के बारे में मुझे बताएं कि क्या बात हुई है. विद इन अ सेकेंड इट विल टेल यू. तो आप ये देखें कि डाटे को या इंफॉर्मेशन को जनरेट करना इज़ नॉट एन इशू. हाउ यू विल बेसिकली गोना बी अप्लाई दैट इज़ वन ऑफ द मेन क्वेश्चन. इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो है वो एक इंटरव्यू किया. इस इंटरव्यू में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे. इंटरव्यू ये था कि एक बच्ची थी आयशा खान, ये एक सैंपल लिया है मैंने, वो यूएसए गई है, उसकी जॉब लगी है. तो मैं कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि क्या इश्यूज़ आए हैं. तो मैंने उससे सवाल पूछे हैं कि ये देखिए सवाल जवाब पूरे हो रहे हैं. कैन यू शेयर योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू लैंडेड इन यूएसए. अब ये पूरा कहानी चल रही है जिसमें वो मुझे बता रही है हाउ डू यू फाइंड अ क्लासरूम इंटरेक्शन कंपेयर टू पाकिस्तान. अब ये कोई भी आप रिसर्च का टॉपिक उठा लें, उसके ऊपर आप उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, जिस मर्जी ज़ुबान में करें, वो फाइल उठा के आपने इधर दी. अच्छा, अब ये वाली मैं कहता हूँ कि जी मुझे इसके ऊपर एनालिसिस नहीं करना, मुझे सिर्फ आयशा वाले इंटरव्यू के अंदर मुझे ये बताएं कि मेन पॉइंट्स कौन कौन से डिस्कस हुए हैं. तो ये मुझे जो है इसकी पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन की बेस पे मुझे क्या कर देगा, इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा और आपको बेसिक चीज़ों का पता चल जाएगा कि क्या बात हुई है. आप लोग कभी नोट करेगा कि मैं आपको दिखाता हूँ. अब ये देखें, अब इनमें जो मेजर बात हुई है वो इनिशियल इंप्रेशन, बिगेस्ट कल्चर शॉक. अब आप इंटरेस्टेड हैं एकेडमिक डिफरेंसेस की वजह से कि क्या आप देख रहे हैं कि नए लोगों को क्या क्या एडवाइस करनी चाहिए, आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं. तो जब तो नए के लिए उन्हें क्या कहा, डोंट फियर कल्चर डिफरेंस, ऑब्जर्व, लर्न एंड अडेप्ट, डोंट लूज योर वैल्यू रूट्स एंड फाइंड अ बैलेंस. अब ये वो 4 चीज़ें हैं जो मैंने अपने नए ग्रेजुएट को समझानी है. तो चाहे आप कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी इंटरव्यू ले लें, इट विल टेल यू कि हमने इसको चीज़ों को कैसे लेके चलना है. और वक्त के साथ आपको जितनी ज़्यादा आप इसको टूल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी. So that's it from my point of view. So if you have any questions, so you would be welcome on that. सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया. मैं काफ़ी अरसे से कुछ ऐसा ही तलाश कर रहा था. जज़ाकल्लाह.
जो आपने है मेरी ख्वाहिश के मुताबिक। थैंक यू सर मेरा सवाल ये है कि हम जो भी एआई से कुछ भी पूछते हैं तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई डाटा पड़ा है, जो वीडियो है या कोई आर्टिकल है, वहाँ से वो डाटा निकाल के मुझे देता है। क्या फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि एआई खुद अपनी ओपिनियन दे जिस तरह हम इंसान देते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आई हैव ट्रेन्ड माई ओन, आई हैव बिल्ड माई ओन एवाटार। अब एवाटार है क्या? चैट जीपीटी को आप जितनी ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उसके मुताबिक बात करता है। अब होता ये है कि मैंने चैट जीपीटी को ट्रेन किया हुआ है कि आई एम एक्सपीरियंस 5 आई हैव अ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस, और मैंने उसको अपने बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आप जितनी ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन देंगे वो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। ये वही एक बात है कि आप ये कहते हैं कि जी ये एक गिलास है शीशे का मैं बना रहा हूँ और मैंने इसको लाहौर में बेचना है, चैट जीपीटी बताओ। एक ये रिस्पॉन्स है। दूसरे में आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि जी ये शीशे का गिलास है, इसकी ये है, लाहौर में टारगेट मार्केट ये, उसकी ऑडियंस ये, मेरी प्राइस रेंज ये है और मैं इस मार्केट सेगमेंटेशन के साथ जाना चाह रहा हूँ, अब मुझे बताएं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर आजकल दुनिया पूरा सब्जेक्ट बाकायदा डिग्रीज भी लॉन्च होने लगी हैं कि हाउ यू विल बेसिकली गिव अ प्रॉम्प्ट टू द चैट जीपीटी। और प्रॉम्प्ट के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको बेहतर बताते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ये कर लें कि अब तो चैट जीपीटी वैसे भी इकोनॉमिकल हो गया है, अपना चैट जीपीटी लेके उसको ट्रेंड करें। तो वो जब भी आप उससे पूछेंगे सवाल वो ये समझेगा कि जी आप बात कर रहे हैं और उसी बैकग्राउंड के बारे में बात करेगा। मुझे उसको बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या जानना चाह रहा हूँ। तो जिस तरह आप अपने किसी भी दोस्त के साथ बात करते हैं, जितना ज़्यादा उसके साथ प्ले करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ों को क्या करेगा, उसके मुताबिक अडॉप्ट कर रहा होगा। ठीक है कि नहीं? इवन कि मैं आपको बड़ी फ़नी चीज़ बताता हूँ कि 1 महीना पहले मैंने एक उसके अंदर टेस्टिंग की कि रात को आई यूज़ टू स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली विद माई किड्स। तो वो रात को वो फ़नी वे में क्यूरियोसिटी वाले चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछना शुरू किए तो वो ट्रेन था मेरी नॉलेज के मुताबिक। मैंने उसको पहले ट्रेन किया कि जी ये टाइम है और ये मेरे किड्स क्या है, और उसमें आपने इस लेवल के रिस्पॉन्सेज देने जो उनको समझ आ सकें। तो उन्होंने उसके मुताबिक देना शुरू कर दिया है। तो एआई देखिए हर प्लेटफॉर्म के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। द वे हाउ यू यूटिलाइज इट उसका बेनिफिट है चीज़ों के वाले। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सर रिक्वेस्ट थी, मैं खुद एक रिसर्च आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ। आपने इस टूल की मदद से बताया कि हाउ टू फाइंड अ रिसर्च गैप, तो इसको रिपीट थोड़ा कर देते। देखिए अगर रिसर्च गैप के लिए मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप गूगल नोटबुक एलएम यूज़ करें। एक टूल है लिट मैप के नाम से, लिट मैप। ये मैं आपको बता भी देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट भी होगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सब में? अच्छा, ये बेसिकली टूल टिपिकली रिसर्च क्या है, होता ये है कि जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं ना, आपने पूरी पीछे से स्टोरी क्रिएट करनी होती है कि पिछले 50 सालों में क्या हुआ है। आप दुनिया का कोई सा एक पेपर उठा लें, लिट मैप पे डालें, वो आपको स्टार्टिंग से लेके आगे तक कितनी रिसर्च हुई है वो सारी माइंड मैप में क्रिएट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिट मैप पे गया। अब लिट मैप पे जाने के बाद मैंने गूगल स्कॉलर में फॉर एग्जाम्पल कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल पेपर लिख रहा था। मैंने गूगल कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर जो पेपर है, मैं लेटेस्ट पेपर उठाता हूँ। अब मैंने जब लेटेस्ट पेपर किया तो मैंने उसको कॉपी किया, इसका ये वाला लिंक कॉपी करने के बाद मैंने उसको लिट मैप पे डाला और मैंने सिर्फ इसके लिंक डाल के अब वो पेपर ऑटोमेटिकली पिक करेगा। ये सोफिया बोल्कैटो का है और जैसे ही ये पेपर पिक करेगा, अब आप ये देखें इसके अराउंड पीछे क्या रिसर्च हुई है, किस बंदे ने किसके गैप को एड्रेस किया और आने वाली स्टडी ने भी इसको किस किस को रेफरेंस दिया। दे विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ये देखें, यानी अब बोल्कैटो से रेलिवेंट। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये पेपर में किस किस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सोल का पेपर किस किस के साथ लिंकेज क्रिएट कर रहा है, ये बता रहा है। मैं कहता हूँ कि जी अच्छा बोल्कैटो के पेपर को किसने जो है वो आगे, अब ये वाला आगे वाले पेपर्स ये देखे बता रहे हैं। सर एक छोटी सी कन्फ्यूजन दूर कर देते, ये तो रिसर्च गैप इस पेपर के हवाले से बताएगा ना कि इस पेपर में क्या गैप है जी,
और मुमकिन है कि वो उसी गैप पर किसी और आर्टिकल में काम हो चुका हो। अगर इसके पेपर पे मैंने लेटेस्ट पेपर लिया है, अगर इसके पेपर को किसी ने रेफरेंस बनाया होगा और आगे काम किया होगा तो ये आपको आगे से भी नोट निकाल के दिखाएगा। ठीक ठीक, शुक्रिया। तो उस पेपर से आप फिर गैप निकाल लेंगे। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें ये है कि जब आप उस पेपर को देखेंगे, हमेशा रिसर्च गैप निकालने का तरीका ये होता है कि हर पेपर के अंदर फ्यूचर इम्प्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस होती हैं और वो आपको बता रहे होते हैं कि उसके अंदर क्या है। और आपको एक प्रो टिप बता दूं, हम लोग हेजिटेंट होते हैं फॉरेन ऑथर से कॉरिस्पॉन्ड करने में। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आपका पेपर पढ़ा और ये रिसर्च गैप है एंड आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद यू, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है वो आपको आपके रिसर्च क्लस्टर का पार्ट बना ले। सो नाउ इट्स ऑल अप टू यू। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। जी, एनीथिंग एल्स? आपने कहा लोग ChatGPT से शुरू होकर वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, मैंने अभी वो भी नहीं शुरू किया। तो थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ अपना, तो ये आपके जो 4 पॉइंट्स हैं, इसके लिए मैं डाटा कैसे इकट्ठा करूँगा? क्योंकि मैंने ChatGPT फॉर एग्जांपल आज पहले दिन चलाना है, तो मैंने कंटेंट एनालिसिस तो मैं बाद में करूँगा, कंटेंट कहाँ से आएगा मेरे? ये सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये है कि आपने कस्टमर पर्सोना क्रिएट करना है और अपनी पर्सोनिफिकेशन करनी है जिस पे आपने ट्रेन करना है। उसके लिए आपको पहले अपनी एक पर्सनल रिफ्लेक्शन शीट बनानी पड़ेगी। आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आपका शौक़ क्या है, किस चीज़ों में काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल दे दूँगा, वो आप सर शाहजमान को कहेगा, मैं आपको बता दूँगा। वो आप पहले करें। जब आप बेसिक चीज़ों को कर लेंगे तो फिर उसके बाद स्ट्रेटजी बिल्डअप होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किस नीश के अंदर काम कर रहे हैं, सिंगिंग में काम कर रहे हैं और आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप फॉर एग्जांपल सॉन्ग क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन उस सॉन्ग के लिए कीवर्ड्स आपको बस प्ले करने हैं, बताने हैं कि वो क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए। एक्चुअली थोड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं सॉन्ग क्रिएट करने की बजाय आई माइट हैव मैनी सॉन्ग्स, तो मेरे सॉन्ग्स मौजूद हैं, मेरा एक सर्टन तरह का आर्ट मौजूद है, मैं उसको सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूँ। किस तरह प्रेजेंट करूँ कि वो आजकल के ट्रेंड्स में सेट हो, वायरल हो, चले, और वो फिर उसका USP आई हैव ऑलरेडी। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि आपको ना स्प्लिट टेस्टिंग करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? मैं उसे स्प्लिट टेस्टिंग ऐसे कहता हूँ कि मुझे कोई बंदा कहता है ना कि मुझे ये बताएं कि मुझे सिंगल इमेज पे जाना चाहिए, कैरोसल पे जाना चाहिए, वीडियो पे जाना चाहिए। मैं कहता हूँ सारे टेस्ट करो, लेट द डेटा स्पीक। आप रील्स बनाएं सारी, आप वीडियोस बनाएं, 2-3 थंबनेल के साथ जाएं, डिफरेंट किस्म के आर्टिफैक्ट्स के साथ जाएं और फिर लोगों का रिस्पॉन्स देखें, अवेयरनेस कैंपेन चला के। अच्छा, यानी जो रिस्पांस आएगा उसका सेंटिमेंट एनालिसिस और वो सारा रिव्यूज़ लेके वो इसमें डाल ऐसी के है, की पॉइंट्स को एनालाइज करूं। आप अपने की कंपेटर देखें जो उसी नीश के अंदर यही सॉन्ग की सेम जॉनर में है, और फिर आप देखें कि लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। नीचे लिरिक्स में आप देख रहे हो तो कहते हैं यार ये जो इस टाइम स्पैन वाली जो बात हो गई है ना, वो बेहतरीन है, ठीक है। एग्जाम्पल, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द मूवी सैयारा। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये थी कि कोई पहले आप उसमें आप ये देखें कि उन्होंने कोई मार्केटिंग लॉन्च नहीं की, दे जस्ट कम अप विद अ फ्यू चंक्स, वो हिट हो गए। तो इसी तरह, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस मांगती हैं। उसमें ये है कि आप फिर जो है वो डिस्कस कर लेगा, मैं आपको फिर उस हवाले से गाइड कर दूंगा, आपको मैं रोड मैप बता दूंगा। अगर आप उस रोड मैप पे चलेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर राइट नाउ। द थिंग इज़ डैट कि आप किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी दुनिया की नीश में चले जाएं, आपको गुरुज का पता होना चाहिए कि वो टेक गुरुज कौन कौन से हैं जिनको आपने फॉलो करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो लेटेस्ट नॉलेज आ ही जाएगा, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब की मोनेटाइजेशन इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा पेड कम्युनिटी से हट के यूट्यूब की कम्युनिटी में आ रहा है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि अभी आमिर खान की लेटेस्ट मूवी आई थी सितारे ज़मीं पर। उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये यूज़ की कि नेटफ्लिक्स से उस पर जाने के बजाय उन्होंने यूट्यूब पे उसकी चार्ज रख दिया कि 100 रुपये में आप वीडियो देख सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि अगर 100 करोड़ बंदे, 1 करोड़ बंदे ने भी देखी है तो उसका रेवेन्यू देख ले कि कहाँ चले गए। सो इट्स अगेन द बेसिकली द, लेकिन अगेन लेटेस्ट स्ट्रेटजी पता क्या चलेगी जब आप लेटेस्ट लोगों को सुनेंगे, लेटेस्ट स्ट्रेटजीज़ को, क्योंकि वो लोग हमेशा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि हकीम की हिकमत, हकीम ज़्यादा अच्छा था, एलोपैथी इस वक्त इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हकीम की हिकमत इसलिए रह गई क्योंकि उसने शेयरिंग इतनी ज़्यादा नहीं की। एलोपैथी में उसमें उन्होंने ये किया कि टेस्ट
रीटेस्ट एंड देन द पिवटिंग। तो वक्त के साथ साथ जितनी ज़्यादा आप चीज़ों को, आप स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी बन जाएगी। आपने जितने टूल्स या जो रिस्पांस था वो इस ज़ुमरे में था कि आप अपनी चीज़ को किस तरह से हिट कर सकते हैं, बिकॉज़ एक सर्टन डेटा, एक सर्टन फ्लो बना हुआ है कि ये चीज़ें क्लिक करती हैं। क्रिएटिविटी के अंदर, फील्ड के अंदर, तो मेरा ख्याल है नीश क्रिएटिव वो करते हैं जो सारे नॉर्म्स को ब्रेक करके फिर भी कर जाते हैं। मुझे ऐसे, मेरा ये मानना है कि आप के सेट स्टैंडर्ड्स को तोड़ के जब आगे जाते हैं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा अगेंस्ट द फ्लो चलना चाहेगा, ये टूल्स उसके लिए कारामद नहीं होंगे? नहीं, इसमें आप इसको इस सेंस पे ले सकते हैं कि देखिए, पहली तो ये चीज़ है कि अगर हम ये चीज़ सोचें कि हमने एक ऐसी चीज़ बनानी है जो बहुत रेयर है, तो उसके चांसेस सिर्फ 1 या 2% है, लेकिन उसकी वैलिडेशन भी तो चाहिए ना आपको। एग्जांपल है कि आप कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाह रही हैं फीमेल्स के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रही हैं जिससे जो है वो फीमेल एम्पावरमेंट हो और वो अर्निंग की तरफ जाए, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच के थ्रू उस कम्युनिटी में पहले जाना पड़ेगा कि क्या उनको वाकई उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि नहीं है, और वो क्रिएटिविटी या वो आइडिया वैलिडेट हो जाएगा बिकॉज राइट ऑडियंस के साथ आप जा रहे हैं। और फिर आपने पूरा नहीं बनानी वो प्लेटफॉर्म, आपने प्रोटोटाइप बनाना है, यानी आप एक वेबसाइट बना लें बस सिंपल छोटी सी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर लोगों के पास दोबारा जाएं, उनसे कहें कि ये प्रोटोटाइप में बताएं गलती क्या है, वो कहेंगे इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, और उसको कहेंगे पिवटिंग आप चेंज करते रहेंगे, एट द एंड आपकी वो प्रोटोटाइप से आपकी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। एक और सवाल मेरा ये था कि अगर इतना आसान हो गया, जैसे आपने नोटबुक एलम का बताया कि आपने सिर्फ 4 जुमलों में बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिखा और आपका सारा रिसर्च वर्क और आपकी सारी, बहुत सारे लोगों की बहुत सालों की मेहनत स्क्वीज डाउन होके आपके मतलब की चीज़ निकल आती है। ह्यूमन साइकी एक सर्टन पैटर्न पे डेवलप होती रही है जिसके अंदर चैलेंज बेस डेवलपमेंट रही है, जहाँ पे चैलेंज था वहाँ पे वो ग्रो किया है इंसान। हाउ डू यू सी दिस ऑल थिंग, द AI थिंग गोइंग अगेंस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक्सटेंडेड वर्जन है रादर देन अगेंस्ट इट। देखिए, हम इसको ह्यूमन क्यों कह रहे हैं, बहुत से आप फील्ड्स देख लें कि उसमें AI के ऊपर टोटल रिलायंस नहीं है, ह्यूमन बेस सेंट्रिक अप्रोच ज़रूर है कि ह्यूमन का प्रॉम्प्ट ज़रूर है। आप जैसे AI को चलाएंगे, चलाने वाला तो ह्यूमन ही है ना। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि SEO की फील्ड में, ब्लॉगिंग की फील्ड में बहुत से लोग कहते हैं कि आप 100 आर्टिकल लिख लें एक वक्त में, लेकिन उसके अंदर जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, जो स्टोरी है, वो जब तक आप खुद नहीं डालेंगे, उसको ट्यून अप नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो कभी भी नहीं चीज़ें हो सकेंगी। इस वक्त चाइना ने एक हॉस्पिटल बनाया है जिसमें 100% रोबोटिक AI के बेस पे डायग्नोस्टिक हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं। बट द थिंग इज दैट एट सर्टन लेवल देयर इज़ अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन दैट एज वेल, और वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या AI चीज़ों को चेंज कर देगा या जॉब रिप्लेस करेगा। AI लोअर टीयर और मिड टीयर क्लरिकल लेवल जॉब्स तो ख़त्म कर देगा, बट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ वाली और एनालिटिकल अप्रोच वाली जॉब्स को कभी भी नहीं ख़त्म करेगा। हाँ, इट ईजीज़ योर वर्क, आसान ज़रूर कर देगा। मेरी जो प्रेजेंटेशन में जो 5-6 घंटे लगते थे, वो मुझे माइंड भी हो सकता है कि 15 से 20 मिनट लगते हों, बिकॉज आई नो हाउ टू यूज। देखिए, जिस तरह आप चीज़ों के साथ प्ले करते हैं ना, ट्राई टू प्ले विद इट। हमारे यहाँ ये होता था कि छोटे होते हुए कि यार इस चीज़ को हाथ ना लगाओ, ख़राब हो जाएगी, ऐसे है। तो हम एक दफ़ा हमारे डर रहता है कि यार पता नहीं मैं इसको कोई गलत बटन दबा दूंगा, ये फट जाएगा। आप उसके साथ प्ले करें, गलत होता है कोई बात नहीं, एट द एंड क्या होगा, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, और जब आप चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उसका वैल्यूएबल एडिशन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इसी बात मेरा सवाल ये था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, डिज़ाइन थ्योरी को और AI के डिफरेंट यूजेजेस को आप किस तरीके से ज़्यादा गेज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए? डिजिटल मार्केटिंग में तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल का काम हो रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो मेटावर्स कर रहा है, मेटा कर रहा है मार्क ज़करबर्ग। आपका कंटेंट AI हो गया है, आपकी जितनी भी जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपेन्स थी, आप फेसबुक को सिर्फ एक अच्छा कंटेंट दे दें, उसको ओपन छोड़ दें, वो आपको यूज़र तक पहुंचा देगा। आने वाले दौर में मार्क ज़करबर्ग हैड अ विजन कि मैं मेटा को इतना ज़्यादा, यानी डिजिटल मार्केटिंग को इतना ऑटोमेटेड कर दूं
कि सिर्फ यूज़र जो है सिर्फ अपनी ऐड लगाए और आप खुद वो यूज़र को ढूंढ रहे हो। तो इस लेकिन अगेन भी बात है, ह्यूमन एलिमेंट जब तक देखें, एक चीज़ को आप ओपन छोड़ दें और एआई बेचारा जो है वो डाटा के है ना, फॉर एग्जांपल जितना उसको डाटा मिलेगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, मैच्योर्ड होगा। और एक आपका अपना एक्सपीरियंस है, मैं जब भी कैंपेन चलाता हूँ मैं एआई पे ज़रूर चलाता हूँ, लेकिन साथ उसको बेसिक चीज़ ये भी बताता हूँ कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें इस कैटेगरी के और इस बिहेवियर को अभी आपने टारगेट करना है, चूँकि मुझे लगता है कि ये मेरे से रेलिवेंट है। हाँ, डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये बड़ा ज़रूरी है कि जो है ना वो आप कोई ना कोई एक ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छा रखें। वो अभी तक जो है वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा टूल नहीं है जो आपको उस लेवल के जो है ना वो क्रिएटिव दे सके जो आपको यूज़र सेंट्रिक हो। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।